बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण पेडागोजी सेकेंड पेपर। देखते हैं इसको हिंदी शिक्षण की जो है सीरीज को। पहला जो है इसमें विषय सूची। तो विषय सूची में खंड अ के अंतर्गत आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और खंड 100 में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और खंड ब में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो में खंड अ को देखेंगे, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनकी संख्या जो है 10 होती है और प्रत्येक जो है क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये टोटल 20 अंक का आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 कि इस प्रश्न के जो है सभी भागों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक भाग का उत्तर 50 शब्दों में होने चाहिए। तो इसमें जो है निर्देश था आपका, आगे देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है। हिंदी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? आंसर है कि हिंदी की शिक्षा में पुस्तकों का बड़ा महत्व है। इन पुस्तकों का सुंदर, अस्त्रानुकूल एवं उपयुक्त सामग्री से युक्त होना आवश्यक है। शिक्षा की प्रक्रिया में रुचि का बड़ा महत्व है। बच्चे उन्हीं पुस्तकों को पढ़ते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। इसके लिए पुस्तकों का बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में आकर्षण होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि अक्षर विन्यास क्या है। उत्तर है इसका कि शब्द की इकाई अक्षर होती है। शब्द की इकाई अक्षर होती है। अक्षर से तात्पर्य भाषा की मूल ध्वनि से है। किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों का उच्चारण निश्चित होता है और उसके लिए ध्वनि संकेत भी निश्चित होते हैं। जब तक मनुष्य को भाषा की इन मूल ध्वनियों का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है तब तक वह भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण का महत्व क्या है। हिंदी शिक्षण का महत्व, तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्र के निर्माण में हिंदी भाषा की शिक्षा का विशेष महत्व है। भाषा के माध्यम से छात्र ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों का अध्ययन करता है। यदि छात्र का अधिकार भाषा पर नहीं होता है तो वह ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति नहीं कर पाता है। भाषा ही हमारे चिंतन का आधार है। अगला प्रश्न है कि कविता शिक्षण की सहायक सामग्री है। इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, गीत और अभिनय प्रणाली जो है प्रारंभिक कक्षाओं में बाल गीतों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। केवल बालकों को स्वर बनाना, ताल में लाना और संगीत से परिचय कराना ही इसका उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है। अभिनय के द्वारा बालकों की कविताओं के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, फुर्ती आएगी, कविताएं भी कंठस्थ हो जाएंगी और खेल खेल में ही उचित अंग संचालन द्वारा भाव व्यक्त करने की विधि भी आ जाएगी। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी क्या है। तो देखिए, हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग छोटी कक्षाओं में अधिक लाभप्रद होता है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, टेलीविज़न, मोबाइल और इंटरनेट का जो है हिंदी शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। इंटरनेट ने हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। लगभग सारा साहित्य डिजिटल रूप से इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिसे हम कभी भी देख और पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा से आप क्या समझते हैं और भाषा का अर्थ बताइए। देखिए, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा सामाजिक वस्तु है और मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट वस्तु से बच गया है। अगला प्रश्न है कि भाषा की परिभाषा दीजिए। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्च स्वर अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है
हिंदी भाषा का महत्व क्या है? राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की महत्ता के कारण बताइए। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की महत्ता के निम्नलिखित कारण हैं। प्रशासनिक महत्ता, दूसरा है राजनैतिक महत्ता, तीसरा है संपर्क भाषा की महत्ता, चौथा है भाषा विषयक महत्ता, पांचवा है साहित्यिक महत्ता और छठवां है व्यावसायिक महत्ता। प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रभाषा के गुण लिखिए। आंसर होगा कि कोई भाषा जब राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है तब उसमें निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक होता है। पहला है वह बहुसंख्यक जनता की भाषा हो, दूसरा है वह साहित्य विस्तृत और समृद्ध हो, तीसरा है राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र विशेष की एक भाषा हो, चौथा है लिपि जटिल से मुक्त हो। अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो उत्तर है मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है क्रमबद्ध विचार प्रणाली और भाव व्यंजन के दक्ष बनाना। अगला है ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र निर्माण करना। अगला है कि बालकों के शब्दों, वाक्यांशों और लोकोक्तियों आदि के कोष में वृद्धि करना। चौथा है विभिन्न शैलियों का परिचय करा करके अपनी उपयुक्त शैली के विकास में सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य में ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कितने तत्वों का समावेश है? उत्तर होगा कि बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य में ज्ञानात्मक पक्ष के 6 तत्वों का समावेश है। प्रश्न है कि सृजनात्मक उद्देश्य क्या है? आंसर होगा कि सृजनात्मक उद्देश्य का तात्पर्य है छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना और उन्हें रचना में मौलिकता लाने की योग्यता में विकास करने के लिए प्रेरित करना। इस कार्य के लिए निबंध, कहानी, संवाद, पत्र, उपन्यास और कविताओं को माध्यम बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? आंसर होगा कि इस उद्देश्य का तात्पर्य है कि छात्रों में उपयुक्त दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जाए। हिंदी शिक्षण के माध्यम से इस संबंध में 2 उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। पहला भाषा और साहित्य में रुचि, दूसरा है सद्वृत्तियों का विकास। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं? उत्तर होगा जिन प्रदेश में हिंदी का चलन नहीं है वहां उन विधियों से हिंदी का शिक्षण हो जाता है जिनसे कि अधिक से अधिक सरलता से सर्वसाधारण राष्ट्रीय भाषा को समझ सकें। हिंदी शिक्षण में मुख्यतः निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है परोक्ष विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष विधि और तीसरा है बेस्ट की विधि और चौथा है गणन विधि। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर होगा कि भारत में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक स्थिति की दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान, कौशल, रुचि तथा अभिवृत्तियों का विकास करना है। प्रश्न है उच्चारण दोषों के प्रमुख कारण बताइए। आंसर होगा उच्चारण दोष के प्रमुख कारण है पहला है शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, दूसरा है शीघ्र प्रयत्न, तीसरा है आदत, चौथा है प्रयत्न लाघव, पांचवा है वातावरण का प्रभाव, छठवां है आत्मविश्वास का अभाव। प्रश्न है शुद्ध उच्चारण की विशेषता बताइए। शुद्ध उच्चारण की विशेषता बताइए। तो उत्तर होगा याज्ञवल्क्य के मतानुसार शुद्ध उच्चारण में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है मिठास, दूसरा है अक्षरों की स्पष्टता, तीसरा है धैर्य, चौथा है सुंदर स्वर, पांचवा है लय सार्थकता, छठवां है पदों का पृथक उच्चारण करना। प्रश्न है वाचन शिक्षण का प्रणाली क्या है?
या हिंदी शिक्षा में अशुद्धि संशोधन करने की कितनी विधियां हैं? उत्तर होगा वाचन शिक्षण संबंधित जो प्रणालियां संचालित हैं उनमें से प्रमुख निम्न हैं। पहला है स्वरोच्चारण विधि, दूसरा है देखो और कहो विधि, तीसरा है अक्षर बोध विधि, चौथा है अनुकरण विधि, पांचवा है ध्वनि साम्य विधि, छठवां है सामूहिक विधि और सातवां है भाषा शिक्षण यंत्र विधि, आठवां है सहचर्य विधि, नौवां है वाक्य शिक्षण विधि और 10वां है कहानी विधि। प्रश्न है स्वर वाचन एवं मौन वाचन में क्या अंतर है? अंतर देखते हैं कि पहला अंतर इसमें है मौन वाचन द्वारा बालक शीघ्रता से पढ़ सकता है, जबकि स्वर वाचन में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है। दूसरा है मौन वाचन बालक को चिंतनशील बनाता है, जबकि स्वर वाचन में चिंतन हेतु समय या भाव होता है। तीसरा है मौन वाचन में बालक पढ़ने के साथ साथ विषय को आत्मसात करते जाता है, जबकि स्वर वाचन में यह संभव नहीं है। प्रश्न है उच्चारण दोष के निराकरण के उपाय बताएं, या हिंदी शिक्षण में उच्चारण दोष को दूर करने के उपाय बताएं। पहला उपाय है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, दूसरा है अध्यापक का उच्चारण, तीसरा है ध्वनि तत्वों का ज्ञान, चौथा है उच्चारण शुद्धता पूर्ण शब्द, पांचवा है समस्त विषयों के अध्ययन द्वारा महत्व देना, छठवां है उत्साह पूर्ण वातावरण, सातवां है उचित चिकित्सा। प्रश्न है स्वर वाचन के अंग बताइए। उत्तर होगा स्वर वाचन के अंग अस्पष्ट अक्षरोच्चारण, अस्पष्ट शब्दोच्चार, उचित ध्वनि का प्रयोग, बल तथा विराम, भावानुसार वाचन, अस्पष्टता, मधुरता, रुचि, वाचन मुद्रा। प्रश्न है सस्वर वाचन के अर्थ एवं महत्व बताइए। उत्तर होगा लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को स्वर पाठ अथवा स्वर वाचन कहते हैं। स्वर वाचन से बालक की झिझक तथा संकोच दूर होती है, वे आत्मविश्वास की भावना से पूरित होते हैं तथा शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है सामूहिक वाचन क्या है? उत्तर होगा सामूहिक वाचन को समवेत वाचन भी कहते हैं। इसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में अधिक उपयुक्त होता है। समवेत या सामूहिक वाचन का अर्थ है जब एक से अधिक छात्र मिलकर वाचन करें। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत वाचन क्या है? व्यक्तिगत वाचन में एक ही व्यक्ति वाचन करता है। व्यक्तिगत वाचन अध्यापक द्वारा किए आदर्श वाचन के पश्चात किया जाता है। अध्यापक कक्षा के छात्रों के सामने आदर्श वाचन करता है, तत्पश्चात एक छात्र उस पाठ का अनुकरण करता है। प्रश्न है वाक्य शिक्षण विधि क्या है? तो उत्तर होगा यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें पढ़ने का क्रम वाक्य से आरंभ किया जाता है। इस विधि के समर्थकों के अनुसार पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि को ही आधार बनाया जाता है। प्रश्न है हिंदी शिक्षण के 3 सामान्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर होगा कि हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, शुद्ध, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भाव एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दूसरा है क्रमबद्ध विचार प्रणाली और भावाभिव्यंजना में उन्हें दक्ष बनाना। तीसरा है बालकों के शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्तियों आदि के दोषों को दूर करना। प्रश्न है हिंदी शिक्षण में गृह कार्य का महत्व क्या है? आंसर होगा गृह कार्य में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक अभ्यास करने का अवसर मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके ज्ञान को स्थायित्व प्राप्त होता है और उसे स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की प्रेरणा मिलती है। विद्यार्थियों को इतना गृह कार्य दिया जाना चाहिए जिससे वे दूसरे काम करते हुए भी आसानी से उसको कर सकें।
प्रश्न है हिंदी शिक्षा में सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है। उत्तर है छात्रों के लिए सहायक सामग्री बड़े उपयोगी हैं, क्योंकि कुछ ऐसे साधन हैं जैसे प्रोजेक्टर, जिनकी सहायता से छात्र स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षा को तो केवल मार्गदर्शन की ही आवश्यकता होती है। दूसरा है छात्र थकान का अनुभव नहीं करते, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति स्वानुभूति के रूप में होती है। प्रश्न है हिंदी शिक्षण में विचार विश्लेषण का महत्व। उत्तर होगा हिंदी शिक्षण के लिए यह विधि विशेष उत्तम है। इस विधि में परिभाषाओं और नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि रोचक और मनोवैज्ञानिक ढंग से सीखने के लिए ऐसी विधि का अनुकरण करना चाहिए। इस विधि में हिंदी की किसी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है और न ही परिभाषाओं और नियमों को रटने की। यह प्रणाली साधारण से विशेष, मूर्त से अमूर्त, उदाहरण से नियम और ज्ञात से अज्ञात आदि सिद्धांत सूत्रों के अनुसार होती है। प्रश्न है कविता शिक्षण में रसानुभूति की उपयोगिता क्या है। उत्तर होगा रसानुभूति कारण एक बात है और कविता में निहित रस का शास्त्रीय ज्ञान करना दूसरी बात है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रसों के नाम, उनके पीछे दिए अस्थायी भाव और उनका प्रभावात्मक परिचय देना ही पर्याप्त होता है। शिक्षण की रसानुभूति कराते समय सौंदर्य तत्वों का भी प्रयोग कराना चाहिए, जिससे कि छात्रों में तादात्म्य स्थापित हो सके। प्रश्न है हिंदी शिक्षा में श्यामपट्ट का महत्व और हिंदी शिक्षण में श्यामपट्ट के प्रयोग। उत्तर होगा भाषा शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग श्यामपट्ट का होता है। अन्य सभी उपकरणों की पूर्ति श्यामपट्ट से हो सकती है, लेकिन श्यामपट्ट के अभाव में भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना अत्यधिक कठिन है। और यहाँ तक दुस्साहस ही समझिए, यदि अध्यापक रेखा चित्र, चार्ट आदि की उसे आवश्यकता नहीं है, वह इन सब की पूर्ति श्यामपट्ट की सहायता से कर सकता है। प्रश्न है हिंदी रचना के प्रकार बताइए। उत्तर होगा हिंदी शिक्षण में रचनाओं के दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला नियंत्रित रचना, दूसरा मुक्त रचना। नियंत्रित रचना शिक्षक द्वारा तैयार ऐसी रचना जिससे छात्र निश्चित व्याकरणी और कोशीय इकाइयों का प्रयोग करना सीखता है, यह नियंत्रित रचना कहलाती है। मुक्त रचना, इसमें छात्र विचारों को स्वतंत्र रूप से क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत निबंध, पत्र, समाचार, लेखन और प्रतिवेदन आदि आते हैं। गद्य शिक्षण में मौन वाचन का महत्व बताइए। उत्तर होगा पहला, मौन वाचन द्वारा बालक शीघ्रता से पढ़ सकता है। दूसरा, मौन वाचन बालक को चिंतनशील बनाता है। तीसरा, मौन वाचन मस्तिष्क पर बहुत कम बल पड़ता है, अतः कम थकान आती है। चौथा, मौन वाचन के अभ्यास से गृह कार्य देने में सरलता हो जाती है। प्रश्न है हिंदी शिक्षण में दृश्य और श्रव्य साधनों का उपयोग कैसे किया जाता है। उत्तर होगा वे शैक्षिक उपकरण जिसके प्रयोग के समय विद्यार्थी मुख्यतः आंखों एवं कानों के माध्यम के साथ साथ अपनी चिंतन प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट, वस्तुएं, प्रतिरूप, चित्र, रेखा चित्र, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि। प्रश्न है मौन वाचन के लिए आवश्यक बातें बताइए। तो उत्तर होगा मौन वाचन के लिए आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। पहला, विकसित शब्दकोश। दूसरा, शांतिपूर्ण वातावरण। तीसरा, धैर्य की भावना। चौथा, वाचन की मुद्रा। पांचवा, उचित प्रवाह तथा गति का ध्यान। और छठवां, एकाग्रता। प्रश्न है साहचर्य विधि क्या है। उत्तर होगा इस विधि का प्रयोग अक्षरों को पहचानने में किया जाता है।
साहचर्य विधि की आविष्कार श्रीमती मॉन्टेसरी की है। इस विधि का प्रयोग केवल प्रारंभिक कक्षाओं में ही की जाती है, क्योंकि यह विधि बालकों के लिए को केवल संज्ञाओं का ही ज्ञान कराती है। प्रश्न है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि क्या है? उत्तर होगा, इस विधि का प्रयोग अनुकरण विधि की तरह किया जाता है। शुद्ध वातावरण उच्चारण के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्डर बजाया जाता है, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और वैसे ही उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, गद्य पाठ शिक्षण के प्रमुख सोपान बताइए, या गद्य शिक्षण विधियां क्या है? उत्तर होगा, गद्य पाठ दो प्रकार के होते हैं। पहला गहन अध्ययनिष्ठ पाठ और दूसरा द्रुत वाचन दृष्टि पाठ। गहन अध्ययनिष्ठ पाठों की विशद व्याख्या की जाती है। इसमें विचारात्मक निबंध की बहुतायता होती है, जबकि द्रुत वाचन दृष्टि पाठ सरल होते हैं। दोनों प्रकार के पाठों के शिक्षण उद्देश्यों में विभिन्नता प्रयोजन की सिद्धांत के कारण पैदा होती है। प्रश्न है, हार्वर्ड की पाठ योजना के पदों को लिखिए। आंसर होगा, पाठ सोपान का निर्माण हार्वर्ड की पंचपदिक पर आधारित है। हार्वर्ड की पाठ योजना के 5 पद निम्नलिखित हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा है नियमीकरण और पांचवा है प्रयोग। प्रश्न है, कविता शिक्षण के प्रमुख सोपानों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कविता शिक्षण के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा कविता का वाचन, तीसरा भाव परीक्षा, चौथा आत्मीकरण, पांचवा सौंदर्यानुभूति, छठवां द्वितीय आदर्श वाचन, सातवां सौंदर्य बोधात्मक प्रश्न और 8वां होता है रचनात्मक कार्य। प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि बताइए। उत्तर होगा, कविताओं के शिक्षण को प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए अध्यापक को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां अपनानी होती हैं। मुख्य रूप से ये शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। पहला संगीत विधि, दूसरा अभिनय विधि, तीसरा अर्थ विधि, चौथा व्याख्यान विधि। प्रश्न है, पद अथवा कविता का अर्थ बताइए। उत्तर है, कविता आत्मा द्वारा अनुभूत भावों तथा विचारों का प्रस्फुटन है, जो छंद अथवा नियमित गीत से बंधी होने के कारण ताल और लय को अपने में समाविष्ट करती है। कार्लाइल के अनुसार संगीतमय विचारों को ही पद कहा जाता है। कार्लाइल के अनुसार संगीतमय विचार को ही पद कहते हैं। प्रश्न है, कविता शिक्षण की विशेषताएं क्या है? उत्तर है, कविता शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला अनुभूति की प्रधानता, दूसरा सत्यम सुंदरम की भावना, तीसरा भाषा सरल मधुर तथा गाने योग्य होनी चाहिए, चौथा संगीतात्मकता, पांचवा रसानुभूति, छठवां अस्थायित्व। प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण का अर्थ बताइए। उत्तर है, भावों की स्पष्ट भाषा पर निर्भर है तथा भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। व्याकरण भाषा का संगठन करता है। व्याकरण की जानकारी बिना भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। इसी कारण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। योगेंद्र जीत के शब्दों में सार रूप में प्रचलित भाषा में संबंधित नियमों का कथन करना ही व्याकरण है। प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की प्रणाली बताइए। उत्तर है, व्याकरण शिक्षण की निम्नलिखित प्रणाली है। पहला है निगमन प्रणाली, दूसरा है आगमन प्रणाली, तीसरा है सहयोग विधि, चौथा भाषा संसर्ग विधि, पांचवा है पाठ्यपुस्तक प्रणाली और छठवां है सूत्र विधि। प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की 3 उपयोगिता बताइए। उत्तर है,
पहला, व्याकरण का अनुशासन जीवन को प्रभावित करता है। दूसरा है, व्याकरण के द्वारा भाषा में शुद्धता आती है। तीसरा है, व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचना की प्रवृत्ति विकसित होती है। प्रश्न है, सूत्र विधि क्या है? उत्तर है, सूत्र विधि का प्रचलन विशेष रूप से संस्कृत भाषा में होता है। इस प्रणाली में व्याकरण के विभिन्न नियम सूत्रों में परिवर्तित कर लिए जाते हैं। छात्रों को फिर ये नियम रटा दिए जाते हैं। प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता बताइए। उत्तर है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली प्राइमरी या मिडिल कक्षाओं हेतु सर्वथा उपयुक्त होती है। व्याकरण की पुस्तकों द्वारा ही छात्रों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इन पुस्तकों में प्रारंभ में किसी नियम की परिभाषा दी हुई होती है, फिर उस नियम के उदाहरण द्वारा समझाया जाता है तथा अंत में पुनरावृत्ति के लिए अथवा घर से ही हल करके लाने के हेतु कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। प्रश्न है, निगमन प्रणाली क्या है? उत्तर है, निगमन प्रणाली में सर्वप्रथम व्याकरण के सामान्य नियमों को छात्रों के सामने रख दिया जाता है। बाद में उदाहरणों के द्वारा उन नियमों को सिद्ध किया जाता है। इस विधि में सामान्य एवं विशिष्ट निगमन एवं से उदाहरण की तरह चलने वाले सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आगमन विधि क्या है? उत्तर है, इस विधि में बालक के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इन उदाहरणों की मदद से बालकों द्वारा व्याकरण के सामान्य सिद्धांत निकलवा लिए जाते हैं। इस प्रणाली में विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सामान्य की ओर वाले सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाने के 3 उपाय बताइए। उत्तर है, पहला, व्याकरण शिक्षण में सुविधानुसार श्रवण तथा दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, व्याकरण शिक्षण क्रमबद्ध रूप में किया जाता है। तीसरा, व्याकरण का शिक्षण यथासंभव आगमन विधि से प्रारंभ करके निगमन विधि से खत्म किया जाता है। प्रश्न है, हिंदी में प्रस्तावना कौशल के घटक लिखिए। उत्तर है, प्रस्तावना के लिए निम्नलिखित प्रणालियों का अध्ययन आवश्यक है। पहला, मुख्य विषय की चर्चा करना। दूसरा, समानांतर कविताओं पाठ द्वारा। तीसरा, अर्थबोध प्रणाली द्वारा। चौथा, कवि परिचय के माध्यम से। पांचवा है प्रश्न पूछकर। छठवां है मूल कविता के पाठ द्वारा। प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के गुणों को बताइए। हिंदी उत्तर है, हिंदी शिक्षक के गुण। अभिव्यक्तिकरण शिक्षक का विशिष्ट गुण है। शिक्षक को व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना। सहानुभूति शिक्षक का प्रमुख गुण है। शिक्षक का स्वर स्पष्ट, मधुर तथा ओजपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न है, वर्तनी संबंधित अशुद्धियों के कारण बताइए। उत्तर है, इन अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है अनुस्वार और चंद्रबिंदु संबंधित अशुद्धियां। दूसरा है अड़ और न संबंधित अशुद्धियां। तीसरा है छ और कछ संबंधित अशुद्धियां। प्रश्न है, वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर है, वर्तनी की शिक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा। दूसरा, पढ़ने के अवसर। तीसरा, लिपि का पूरा एवं स्पष्ट ज्ञान। प्रश्न है, गद्य एवं पद्य शिक्षण में क्या अंतर है? उत्तर है, पहला, गद्य शिक्षण में मौन वाचन को महत्व दिया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में इसका कोई स्थान नहीं है। दूसरा, गद्य शिक्षण में प्रत्येक अनुवृत्ति के अर्थ बताए जाते हैं, पद्य शिक्षण में ऐसा नहीं होता। तीसरा, गद्य शिक्षण में प्रतिपादित विचारों का विश्लेषण किया जाता है, जबकि पद्य शिक्षण में कविता पाठ के भावों का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में व्याकरण शिक्षण की विधियां क्या हैं? उत्तर है, हिंदी शिक्षण में व्याकरण शिक्षण की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहला, अल्पाकृत या भाषा संस्गर विधि।
दूसरा प्रयोग विधि का विश्लेषण विधि, तीसरा सहयोग विधि। प्रश्न है कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर है कहानी शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, स्वस्थ मनोविदों तथा मनोरंजन की शिक्षा। दूसरा, बालकों के संवेग को प्रशिक्षित करना। तीसरा, कल्पना शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देना। चौथा, उनकी भाषा शैली संबंधित रुचि को परिष्कृत करना। पांचवा, उसके सामने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित करना। प्रश्न है रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या है। उत्तर है रचना शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अपने विचार मौखिक तथा लिखित रूप से शुद्ध एवं प्रभावशाली भाषा में अभिव्यक्त करने के योग्य बनाना। प्रश्न है रचना की विधियों को लिखिए। उत्तर है रचना की विधियां अनेक हैं किंतु सामान्य विधियां इस प्रकार हैं। पहला, वाक्य रचना। दूसरा, अनुच्छेद निर्माण। तीसरा, रूपरेखा तैयार करना। चौथा, पत्र लेखन। पांचवा, निबंध लेखन। छठवां, विवरण लेखन। प्रश्न है लिखित रचना शिक्षण के सोपान बताइए। उत्तर है लिखित रचना शिक्षण के 3 सोपान हैं। पहला, लिपि का ज्ञान। दूसरा, शब्द एवं वाक्य रचना। तीसरा, क्रमबद्ध भाषा रचना। प्रश्न है हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय का क्या महत्व है। उत्तर है पुस्तकालय हिंदी शिक्षण का एक प्रमुख साधन है। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय का होना आवश्यक है। यह अध्यापकों एवं छात्रों के लिए अनिवार्य है, विशेषकर आधुनिक नवीन शिक्षण प्रणाली में, जबकि एक अकेली पाठ्य पुस्तक पर अवलंबित रहना एकांकी शिक्षण समझा जाता है। प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व बताइए। उत्तर है भाषा प्रयोगशाला एक उपयोगी साधन एवं माध्यम है। गद्य, पद्य, नाटक, रचना एवं वैज्ञानिकता के साथ साहित्य एवं लोक भाषा का शुद्ध ज्ञान इस नवीन विद्या द्वारा संभव है। इस प्रकार से भाषा प्रयोगशाला यंत्रों की सहायता से भाषा सीखने का एक सक्रिय, स्वप्रयत्नपूर्ण, रोचक तथा उपयोगी आधुनिक शिक्षण अभिकरण कही जा सकती है। प्रश्न है इकाई पाठ योजना का अर्थ लिखिए। उत्तर है इकाई पाठ योजना शिक्षक की वह विधि है जिसके द्वारा विषय वस्तु, शिक्षक विधियों तथा शिक्षण प्रवृत्तियों को इस प्रकार गठित किया जाता है कि सीखने की परिस्थिति प्रभावी बन सके। प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है। उत्तर है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीय एवं वैश्लेषिक विधि है जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। प्रश्न है स्वस्वर वाचन के उद्देश्य क्या हैं। उत्तर है स्वस्वर वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, स्वस्वर वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना। दूसरा, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव का तथा विराम आदि का ध्यान रखना। तीसरा, आत्मसात किए गए विषयों को बालक दूसरे को भी समझा सके, उनमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करना। प्रश्न है प्रक्षेपी सहायक सामग्री क्या है। उत्तर है प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री निम्नलिखित है। पहला, श्यामपट्ट। दूसरा, मॉडल। तीसरा, चित्र। चौथा, चार्ट। पांचवा, रेखा चित्र। छठवां, मानचित्र। सातवां, प्लान बोर्ड और आठवां, विज्ञप्ति पट। प्रश्न है अनुकरण वाचन का क्या महत्व है। तो उत्तर है कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराना आवश्यक होता है। इससे उनकी वाचन क्षमता में वृद्धि होती है तथा यह ज्ञात हो जाता है कि उनका उच्चारण दोष मुक्त है या नहीं। कठिन पदों के उच्चारण का बार बार अभ्यास अनुकरण के समय कराना आवश्यक होता है। व्याकरण शिक्षण का महत्व क्या है। प्रश्न है व्याकरण शिक्षण का महत्व क्या है। तो उत्तर है पहला, व्याकरण द्वारा शब्द संरचना एवं वाक्य विन्यास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, व्याकरण भाषा के स्वरूप की रक्षा करके उचित प्रयोग की प्रक्रिया की जानकारी देने में समर्थ है।
तीसरा, व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचना प्रवृत्ति विकसित होती है। चौथा, व्याकरण द्वारा भाषा में शुद्धता आती है। प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण के सोपान क्या हैं? उत्तर है, सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित सोपान हैं। पहला, प्रस्तावना पद। दूसरा, शिक्षण कौशल की चर्चा। तीसरा, आदर्श पाठ्य प्रस्तुतिकरण। चौथा, पाठ्य विश्लेषण और समालोचन। पांचवा, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। छठवां, शिक्षण सत्र। सातवां, प्रतिपुष्ट। आठवां, पुनर्नियोजन। नौवां, पुनः अध्यापन। 10वां, पुनः प्रतिपुष्ट। प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री का महत्व बताइए। उत्तर है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री का महत्व निम्नलिखित है। पहला, इनकी सहायता से अर्जित ज्ञान अस्थायी स्मृति का अंग बन जाता है, क्योंकि छात्र द्वारा यह ज्ञान आत्मसात कर लिया जाता है। दूसरा, शिक्षक यदि केवल व्याख्यान पद्धति का ही अनुकरण करता है तब छात्र निष्क्रिय रहता है, मूल श्रोता की तरह सुनता ही जाता है। किंतु जब वह दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है तब वह बालकों की इंद्रियों को उत्प्रेरित करता है, उन्हें प्रत्यक्ष देखने, विचार करने और अभिव्यक्ति का अवसर प्रस्तुत करता है। तीसरा, अतीत की बातों तथा सुदूर देशों की घटनाओं के वर्णन को जब चित्र में प्रस्तुत किया जाता है तब उनका मूर्त ज्ञान प्राप्त होता है, कठिन तथ्य सरल हो जाते हैं, पाठ्य ग्राह्य सुग्राह्य और बोधगम्य बन जाता है। प्रश्न है, मौन वाचन का उपयोगिता क्या है? उत्तर है, मौन वाचन की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला, मौन वाचन में बालक को पढ़ने में शीघ्रता होती है। दूसरा, मौन वाचन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बालक पढ़ने के साथ साथ विषय को आत्मसात करता है। तीसरा, मौन वाचन का अभ्यास हो जाने पर छात्रों को गृह कार्य देने में सरलता हो जाती है। तो ये अति लघु उत्तरी प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग खंड ब देखेंगे, जिसमें लघु उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। ओके, थैंक यू।